नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में कुछ सवाल हैं जिसे एक बड़ी बेंच द्वारा देखे जाने की जरूरत है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 से अधिक दिनों से जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान जिन शर्तों पर वो रिहा किए गए थे उन्हीं शर्तों पर उन्हें रिहा किया जाएगा। बेंच ने कहा कि वो एक चुने हुए नेता हैं। हालांकि बेंच ने ये भी कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं इस बारे में निर्देश नहीं दिया जा सकता। इस पर फैसला लेने की जिम्मेदारी हम अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद आज 12 जुलाई को अदालत ने फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन अभी वे जमानत पर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे और ऐसा इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी के मामले में अंतरिम जमानत दी है और कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था। अब केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी के मामले को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है और इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निचली अदालत ने पहले ही बेल दे दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही सोचा होगा कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी। जमानत मिलने के बाद भी वे जेल में रहें और सीबीआई के मामले में भी उनका समय बर्बाद हो, इसलिए उन्हें जेल में रखा गया था। आप नेता ने कहा कि कुछ समय लगेगा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। वहीं आप नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा को पता था कि अरविंद केजरीवाल को रॉस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। आतिशी ने कहा कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे? मोदी जी, पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। संजय सिंह ने कहा कि ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा झूठा फंसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। आप सांसद ने आगे लिखा, तानाशाही मुर्दाबाद। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से अगला स्कैम बिजली बिल का है, जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। वहीं भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ है। मुकदमा उनके खिलाफ चलेगा। ईडी सीबीआई के पास सबूत हैं और सबूतों के आधार पर मुकदमा चलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी छात्रों के पाठ्यक्रम में स्टडी मटेरियल के रूप में मनुस्मृति को शामिल किए जाने की खबरों पर वाइस चांसलर योगेश सिंह ने सफाई दी है। कल गुरुवार को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव आया था, जिसे खारिज कर दिया गया। छात्रों को मनुस्मृति नहीं पढ़ाई जाएगी। एक वीडियो संदेश जारी कर वीसी योगेश सिंह ने कहा कि लॉ फैकल्टी का एक प्रस्ताव मिला था, जिसमें उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस एक कोर्स में कुछ बदलाव का सुझाव दिया था। एक बदलाव था मेधा तिथि, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड लॉ। इसको पढ़ाने के लिए 2 टेक्स्ट सुझाए गए थे। पहला मनुस्मृति के मनुभाष्य और दूसरा कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में बदलाव के सुझावों को विश्वविद्यालय ने खारिज कर दिया और ऐसा कुछ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाएगा।
वीसी ने कहा कि काफ़ी विचार विमर्श के बाद फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रस्ताव को खारिज किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को शामिल किए जाने के इस प्रस्ताव की यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों ने आलोचना की थी और इसे असंवैधानिक बताया था। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे डॉक्टर अंबेडकर की विरासत और संविधान पर हमला बताया था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मनुस्मृति वाले प्रस्ताव को खारिज करने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कल हमारे पास मनुस्मृति को लॉ फैकल्टी कोर्स में शामिल करने की कुछ सूचना आई। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ लॉ फैकल्टी अध्याय में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन जब यह प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय के पास आया तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कल ही विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। हम सभी अपने संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। किसी भी स्क्रिप्ट के किसी भी विवादित हिस्से को शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं है। कल ही कुलपति ने इसे खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज शुक्रवार को चुनाव हो रहा है। 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इसे सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि विधान परिषद की इन 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य के विधानसभा सदस्य दक्षिण मुंबई के विधान भवन परिसर में इकट्ठा होंगे, जहां सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और वोटों की गिनती शाम 5 बजे की जाएगी। अब राज्य के दोनों खेमे महायुति और महाविकास अघाड़ी इन चुनाव के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना भी प्रबल हो गई है, क्योंकि 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास चुनाव जीतने लायक वोट नहीं है और इसीलिए सभी दल अपने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने में जुटे हुए हैं। क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते तमाम पार्टियों ने अपने विधायकों को अलग अलग 5 स्टार्स होटलों में भेज दिया था। अब बात करें चुनावी समीकरण की, तो इस चुनाव में भाजपा ने 5, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट ने 2-2 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 1, कांग्रेस ने 1 और एनसीपी शरद पवार गुट ने चुनाव में अपना उम्मीदवार न उतारकर भारतीय शेतकारी कामगार पार्टी के जयंत पाटिल को अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 288 है, लेकिन कुछ विधायकों के निधन और इस्तीफे के कारण संख्या घटकर 274 हो गई। अब ऐसे में हर उम्मीदवार को जीत के लिए 23 वोटों की दरकार है। अब जानते हैं कि किस दल के पास कितने विधायक हैं। जहां बीजेपी के पास 103, शिवसेना शिंदे गुट के पास 38 और एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 40 विधायक हैं, तो वहीं कांग्रेस 37, शिवसेना उद्धव गुट 15 और एनसीपी शरद पवार के पास विधायकों की संख्या 12 है। इसके अलावा बहुजन विकास अघाड़ी के पास 3 विधायक, समाजवादी पार्टी के 2, AIMIM और प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2-2 विधायक, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया 1, राष्ट्रीय समाज पक्ष 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, क्रांतिकारी शेतकारी पार्टी 1, जनसुराज्य शक्ति 1 और 13 निर्दलीय विधायक भी हैं। गुजरात के भरूच का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक होटल में नौकरी के लिए आए युवाओं की भीड़ को देखा जा सकता है, जो कि इंटरव्यू के लिए घुसने की कोशिश में धक्का मुक्की कर रहे हैं और इसी दौरान होटल की रेलिंग तक टूट गई। अब इस वायरल वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के गुजरात मॉडल पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये है झूठे विकास के गुजरात मॉडल का सच। 10-20 हज़ार रुपए के लिए आई कुछ रिक्तियों के लिए हजारों का जमावड़ा। भाजपा ने देश भर के युवाओं को अपनी नीतियों की वजह से बेरोजगारी के महासागर में धकेल दिया है। अखिलेश ने कहा कि यही वो युवा हैं जो भाजपा सरकार को हटाकर अपने भविष्य का रास्ता बनाएंगे, क्योंकि जब तक भाजपा है तब तक कोई उम्मीद नहीं है। गुजरात के भारूच से इंटरव्यू देने गए युवाओं के भगदड़ जैसी स्थिति वाले वीडियो पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि यह मोदी जी का मॉडल है, उनकी गारंटी, यह आप सभी के लिए गुजरात मॉडल है। संजय राउत ने कहा कि वह सभी को विकास के बारे में ज्ञान देते हैं, लेकिन वह गुजरात के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस वायरल वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा,
बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और बीजेपी शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए हैं। राहुल ने कहा कि एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी की अमृतकाल की हकीकत है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने लिखा, नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल। गुजरात के भरूच में एक होटल की नौकरी के लिए बेरोजगारों की भारी भीड़ जुट गई। हालात ऐसे बने कि होटल की रेलिंग टूट गई और गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। आगे लिखा गया कि नरेंद्र मोदी इसी बेरोजगारी के मॉडल को पूरे देश पर थोप रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसान नेताओं ने जानकारी दी कि वे केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शन शुरू करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी, फसल बीमा और लोन माफी जैसी लंबित मांगों के निपटारे के लिए यह प्रदर्शन शुरू करेगा। एसकेएम की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक उनका प्रतिनिधि मंडल 16, 17 और 18 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों से मिलकर उन्हें मांगों की नई सूची सौंपेगा। साथ ही उनसे एनडीए सरकार पर दबाव बनाने का अनुरोध करेगा। एसकेएम नेतृत्व ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने का समय मांगेंगे और उन्हें इस सिलसिले में ज्ञापन सौंपेंगे। असम में बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है और अभी भी स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक असम में बाढ़ की स्थिति गुरुवार को भी गंभीर बनी रही। बाढ़ग्रस्त जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है और कई स्थानों पर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 14 लाख से कम हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुल मिलाकर 13,99,949 लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित हैं, जबकि बुधवार को 25 जिलों में 14,38,900 लोग बाढ़ से पीड़ित थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।